सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पाठ का परिचय देते हम पाठ को शुरू करते हैं। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। तो ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो उन्होंने स्वयं लिखी है। अपने बारे में बताते हुए वो शुरू करते हैं। मैं ये बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी, जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। तो इस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श, मतलब वो अपने आप पे घमंड नहीं कर रहे हैं कि वो उनका जीवन जो है किसी के लिए आदर्श बने। मतलब वो इतने महान व्यक्ति खुद पर घमंड नहीं करते हुए बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं, गर्व नहीं कि मेरा जीवन जो है, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है वो किसी कोई कोई मुझे देखकर अपनाए, आदर्श माने, है ना। लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, जिस तरह मेरे भाग्य ने क्या किया, कुछ आकार, यानी उनका भाग्य, जिस प्रकार उनका भाग्य इतने बड़े काम के लिए बना है, उस भाग्य ने जो आकार ग्रहण किया है, अपनाया है, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। यानी किसी गरीब बच्चे के लिए उनका जो भाग्य है उससे सीख, सांत्वना जरूर मिलेगी, है ना। जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो, जो सुविधाहीन या सुविधा से हीन, जिसके जीवन में सुविधा नहीं है, सामाजिक स्थिति खराब है ना, ऐसे गरीब बच्चे के लिए इनका जीवन क्या है, एक प्रेरणादायक है। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। फिर वो कहते हैं मेरी कहानी जो है वो सुनेगा तो वो भी अपनी निराशा की भावना से मुक्त यानी आजाद हो सकता है। ठीक है, इस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। ठीक है, उसको तसल्ली मिलेगी इनकी किससे, इनकी नियति से, इनके भाग्य से। जब वो उनकी कहानी सुनेगा तो उसको भी तसल्ली मिलेगी। ठीक बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु राज्य के अंदर रामेश्वरम कोई गांव या कोई जगह है, वहां पर इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। मेरे गांव का नाम धनुषकोडी है। जो वो जगह है रामेश्वरम, उसके अंदर एक गांव है धनुषकोडी, वो इनका गांव था। मेरे पिता का नाम जैनुल आबिदीन, क्या है, जैनुल आबिदीन। ठीक है, और माता का नाम अशीमा था। क्या था, आशिमा। जैनुल आबिदीन इनके पिता का नाम और माता का नाम आशिमा। ठीक, मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। क्या है, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावे बनाते थे, मतलब इनके पिता क्या बनाते, नाव बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मेरे पिता की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। तो इनके जो पिता थे वो क्या थे, इनके पिता कोई भी काम करते थे वो लगन के साथ, ऊंचे विचारों के साथ, ठीक है, और कठिन परिश्रम, कर्मठता, हार्ड वर्क वो करते थे, है ना। मुझे प्रारंभ से ही, मतलब इनको अपने पिता से यही सीख मिली अत्यधिक, और उनसे वो क्या हुए, प्रभावित हुए, है ना। उनसे सीख कर वो अपने व्यक्तित्व में उसको अपनाया, यानी आत्मसात किया, जो इनके पिताजी के गुण थे। ठीक है बच्चों, अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ,
उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के प्रथम पृष्ठ पे ही मुद्रित है। तो ये अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं, इनकी माँ क्या थी? प्रेम, त्याग, प्रेम यानी प्यार, त्याग यानी हमें कोई चीज त्याग भी, हमें जीवन में त्यागना भी पड़ना पड़ता है, किसी न किसी को हासिल करने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है, ठीक। और विश्वास, सच्चा संकल्प, ठीक है। ये तीनों गुण व अन्य गुण इनकी माता जी के, इनको क्या करते थे? बहुत शक्तिशाली बनाते थे। फिर आगे ये कहते हैं कि उनके उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने एक कविता में, और जो इनकी माँ की गुण थे, जो भावना थे, उन्होंने अपनी कविता में लिखा है। कौन सी पुस्तक? विंग्स ऑफ फायर के पहले पहले पेज पर, पहले पन्ने पे या प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने छापी है। कौन सी? वो कविता जो इनकी माँ के प्रति थी, ठीक है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या करना है? अपने अनुकूल यानी अपने अनुसार परिणाम को प्राप्त करना है, तो हमें दृढ़ निश्चय यानी सच्चा पक्का संकल्प लेना चाहिए। आस्था, उस लक्ष्य के प्रति हमारी आस्था दृढ़ होनी चाहिए, तथा सकारात्मक यानी अच्छे सही सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इन तीनों शक्तियों को हम भली भांति समझ लें, तो हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। उपर्युक्त पंक्तियां मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन, क्या थे इनके शिक्षक का नाम? इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी कि 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की, ठीक है। फिर ये कहते हैं, ये जो पंक्तियां थी इनके शिक्षक ने कही थी, जिनका नाम इयादुराई सोलोमन था, ठीक है। फिर क्या हुआ? 5 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या करा? पंचायत प्राथमिक यानी कि गांव में पंचायत के द्वारा खुला प्राथमिक विद्यालय जो रामेश्वरम से अपनी शिक्षा, जो रामेश्वरम के अंदर था, ठीक है, अपनी शिक्षा दीक्षा वहां से प्राप्त की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाई सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान लड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली। फिर ये अपने बारे में कहते हैं कि इन्होंने शिक्षा तो प्राप्त की पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम में, और फिर कई बार इनकी जो आर्थिक स्थिति, इनको क्या होता था, इनके घर में कभी कभी मतलब पैसों की बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती थी, तो ये क्या करते थे? पढ़ाई के साथ साथ समाचार पत्र यानी अखबार वो जगह जगह बेचते थे, बांटते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1958 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, ठीक है। मुझे अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें भौतिक विज्ञान से बहुत प्रेम था। भौतिक यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो और एक पायलट भी बनना चाहते थे, लड़ाकू विमान लड़ाना चाहते थे, ठीक है। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 मतलब फिर उन्होंने क्या कहा कि पायलट बनना चाहते थे, और लड़ाकू विमान का अर्थ है जो दुश्मन से लड़ने के लिए हम कोई विमान बनाते हैं और फिर दुश्मनों को हराते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं। इस तरह से लड़ाकू विमान देश के लिए वो बनाना चाहते थे और उसको उड़ाना भी चाहते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 9वें स्थान पर उनका 8 लोगों का ही 8 लोगों की जरूरत थी लड़ाकू विमान में, लेकिन ये 8वें से नहीं, ये 9वें स्थान पर थे, इसलिए ये क्या हो गए? बाहर हो गए। फिर इन्होंने अपनी क्या करी? अपना रास्ता, अपनी दिशा बदल ली। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। फिर ये कहते हैं
कि जब 100% यानी 100% आपको मेहनत और लगन के साथ अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, उसे योगदान देना पड़ता है अपनी मेहनत का, अपने समय का, तब तक आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप 100% योगदान नहीं दोगे। और यदि आपने 100% योगदान दे दिया तो आपकी सफलता निश्चित है, वो कभी आपको असफल नहीं होने देगी, यानी कभी हारने नहीं देगी। ठीक, 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। फिर क्या हुआ 1962 में, क्या इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ऐसा है जो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी जो भी चीजें होती हैं उसकी सारी जानकारी, उसका क्या कैसे है, क्या बनना है, क्या कैसे, सब कुछ इनके पास रहता था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इनके क्या बने, ये महानिदेशक बने, है ना। इस पद को इन्होंने संभाला, किसका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पद इन्होंने संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SPL 33 बनाया। इन्होंने क्या करा, भारत का पहला स्वदेशी यानी अपने ही देश में बनाया गया उपग्रह इन्होंने प्रक्षेपास्त्र बनाया। क्या, प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। और क्या करा, पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र, इन्होंने क्या थे उन प्रक्षेपास्त्र का नाम, पृथ्वी और अग्नि, अपने ही देश में बनाकर क्या करा, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अपने देश को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। जो इन्होंने अपने स्वप्न यानी जो सपने देखे थे अपने भारत को आगे ले जाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब यानी देश के बाहर के बड़े बड़े अंतरिक्ष क्लबों में हमारे भारत का भी नाम उन्होंने वहां पर लिखवाया। अपना सपना पूरा किया। ठीक है, वह पूर्ण भी हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में एक अपनी जगह बनाई। फिर इन्होंने पोखरण एक जगह है जो राजस्थान में है, पोखरण में परमाणु परीक्षण करा इन्होंने और फिर उसमें क्या हुई, सफलता प्राप्त की। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह फिर बना ली। जितने भी देश के बाहर जितने भी देश जो परमाणु संपन्न यानी जिनके पास अपने परमाणु बम है या फिर मिसाइल है, उनमें से भारत ने भी अपनी जगह बनाई। अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ये सब किया। ठीक, समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी, बता रहे हैं कि समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया। ठीक है, फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंधकर नहीं रह सकता था, अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। तो बता रहे हैं कि क्या हुआ, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और भी इनको काम, मतलब भारत की बहुत सारी मंत्रालयों में इनको जगह मिलने लगी। जैसे भारतीय रक्षा मंत्रालय में ये क्या बने, वैज्ञानिक सलाहकार, यानी वैज्ञानिक रूप से ये अपनी सलाह देते थे। ठीक, फिर 2002 में ये क्या बने, 11वें राष्ट्रपति। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी ये 2002 में बने। ठीक, फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर 2007 में अपना पद त्यागा। फिर उसके बाद क्या किया, फिर वो और भी भारत को सपने दिखाने लगे कि सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न इन्होंने देखा था। इसके लिए वो सदैव सच्चे मन से प्रतिज्ञा करने लगे। ठीक है, प्रतिज्ञा करने लगे। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपका खुद का आत्मसम्मान हो तो आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए वो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत किसी का गुलाम रहे या किसी के ऊपर क्या वो निर्भर रहे। ठीक है,
मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। मतलब वो हमेशा से चाहते थे कि भारत हमारा आत्मनिर्भर रहे। आज हम शक्ति संपन्न हैं, तो लोग हमें गीदड़ भभकियां देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है, इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। वो बताते हैं कि वो हमेशा भारत को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे वो किसी और पर डिपेंड रहे। आज हम शक्ति संपन्न यानी शक्ति से संपन्न, शक्ति से पूर्ण, आज पावरफुल है हमारा इंडिया, हमारा भारत। तो लोग हमें गीदड़ धमकियां देकर अब नहीं डरा सकते। गीदड़ झूठी धमकियां हमें देकर नहीं डरा सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां, हमारी ठोस मजबूत उपलब्धियां हमारी पहचान है जो हमें शक्तिशाली बना रही है। जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने इतना कुछ किया, इस प्रकार हमें भी इस तरह से करना चाहिए। वो अपने भारत के देशवासियों से ये लिख कर कह रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत करो, लड़ो, ठीक है, लड़ो, अपने संघर्ष से अपना संघर्ष करो, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अपने भारत को बहुत आगे ले जाने के लिए प्रतीक्षा इंतजार मत करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, संघर्ष यानी लड़ना, अपने लक्ष्य के लिए लड़ना। अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। फिर वो कहते हैं हमसे कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो और लोग आपको बुरा भी कहते हैं कि आप कमजोर हो, तो भी अपने आप को कमजोर मत मानो, आप प्रयास करते रहो। हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में आप इतने योग्य हो कि आपकी तरह दिमाग किसी और का ना हो और आप वहां पर अपनी सफलता प्राप्त कर लो। इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम हम भारतीयों को समझा रहे हैं। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। फिर वो कहते हैं कि एक अच्छी किताब बना लो, एक अच्छी किताब को अपना दोस्त बना लो, जो क्या होगी, 100 दोस्तों से, 100 मित्रों से अधिक अच्छी होगी या बराबर होगी। मैं भी आपके लिए अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताब लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। क्या? जैसे इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। फिर क्या है दूसरी, माय जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। फिर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैंने अपने जीवन में जितने भी लक्ष्य किस तरह से प्राप्त किए, कैसे कैसे मैं उन रास्तों से बढ़ा, कैसे कैसे मैंने मुश्किलों का सामना किया, वो किताबें, वो पुस्तकें मैं अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन यानी हमारे लिए वो लिखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अनेक किताबें भी लिखी। उनमें से क्या है, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, दूसरी माय जर्नी, फिर तीसरी क्या है, इग्नाइटेड माइंड, फिर अनलिशन द पावर विद इन इंडिया। ये पूरी एक किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। फिर क्या है, विंग्स ऑफ फायर आदि किताबें इन्होंने हमारे लिए लिख दी। अपने देश भारत में मुझे बहुत सम्मान मिला और हम सब भारतवासी आज भी, पहले भी और आने वाले समय भी इनको बहुत मान सम्मान देते हैं और इनको अपना आदर्श मानते हैं। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त किए गए हैं। अनेकों विश्वविद्यालय में मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। ठीक है, फिर क्या बोला है इन्होंने, आगे बोलते हैं कि इनको बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इनको भारत रत्न कहा गया है और पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान इनको मिले हैं और अनेक विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से इनको डॉक्टरेट की मानद यानी मानद उपाधि भी दी है। ठीक है बच्चों, संगीत में मुझे विशेष
रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वीणा वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। फिर आगे कहते हैं इनको संगीत से भी लगाव था, बहुत इनको संगीत बहुत पसंद था। ये कर्नाटक भक्ति संगीत, जो कर्नाटक क्या है, हमारा राज्य है, हमारे भारत देश का एक राज्य, वहाँ की एक भक्ति संगीत इनको बहुत पसंद थी। कभी कभी ये वीणा वाद्य, जो क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था संगीत का, वो ये बजाते थे। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से, मतलब ये सभी को बहुत पसंद करते थे, सभी संस्कृति, हर एक धर्म की संस्कृति को इनको बहुत प्रेम था। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है, यानी कि बताते हैं कि इन्होंने गीता को पढ़ा, समझा, दिल से माना। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान कराना मुझे सदैव भाता रहा है। बच्चों से अपने विचारों का मतलब, ये बच्चों से क्या करते थे, अपने विचारों को बच्चों की सुनते भी थे और अपनी बता भी थे, बच्चों से सुनते भी थे उनके विचार क्या है, कैसे हैं, और फिर उनको क्या अपने भी विचार देते थे। मुझे सदैव भाता रहा, मतलब इनको बच्चे बहुत पसंद थे, बच्चों से बातें करना इनको अच्छा लगता था। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियां लिए हैं। जय हिंद। फिर आगे वो अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, हम भारतीयों से कि हमें आत्मविश्वास, कि हमें खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए और हम अपना काम सच्चे पक्के मन से हार्ड वर्क के साथ चलेंगे तो हमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी और असफलता जड़ से मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी आवश्यक औषधियां हैं। क्या? आत्मविश्वास, कर्मठता, ठीक है, ये क्या है, औषधियां बताया है हमारे लिए, हमारे लक्ष्य। तो इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में हमें इतना कुछ बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, जो स्वप्न इन्होंने देखे वो पूरे किए। तो हमें भी इस पाठ से ये चीज सीखनी चाहिए और हमें भी अपने देश के लिए योगदान देना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से अन्य हमारे संघर्ष से इस प्रकार के अन्य लोग भी हैं जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शब्द पोटली। आत्मसात, अपनाना, कठिनाई, परेशानियां, योगदान, सहयोग, सलाहकार, सलाह देने वाला। प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाले। गीदड़ भपकिया, झूठ मूठ, डराना, ठीक है, डराना या धमकियां। प्रेम, प्यार, भौतिकी, विज्ञान, स्वप्न, सपना, प्रतीक्षा, इंतजार। ये हुई आपकी शब्द पोटली। बातों बातों में इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर दे सकते हैं बच्चों, और लिखिए क्या पढ़ा, इन प्रश्नों का उत्तर जो भी आपने पाठ में पढ़ा है उनका लिखित रूप में देंगे। अब आ जाइए सही उत्तर वाले गोले को रेंगे। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931। दूसरा देखिए, अब्दुल कलाम को किससे प्रेम था? भौतिकी से। ठीक, अब्दुल कलाम भारत के थे, क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, अब करिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो उनके प्रेम त्याग और डैश ने मुझे सदैव शक्ति दी। क्या दी? विश्वास। यहां आएगा विश्वास। दूसरा देखिए, पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र डैश से बनाए। किससे बनाए? स्वदेशी तकनीक। तीसरा देखिए, मैं डैश में अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता। किसमें? राजनीति में। ठीक है, हमारी डैश ही हमारी पहचान। क्या है? उपलब्धियां।
हमारी उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। डैश में मुझे विशेष रुचि है, किसमें? संगीत में। इस तरह से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पाठ के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो पहले पढ़ लीजिए। अनेक विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया। समय के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। भारत का पहला स्वदेश उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाया। ठीक है। और हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। तो हम एक ये पहला इस कहानी का पहला वाक्य था। दूसरा क्या था? भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र बनाया, दूसरा ये हो गया। तीसरा, समय के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। ठीक। चौथा, मैंने गीता का अध्ययन किया, या फिर अनेक, ये आएगा चौथा, डॉक्टरेट की। और फिर 5वें नंबर पर। तो आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्ती के जीवन को लेकर आपको बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। तो आप इसका सारा अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।